ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ए डिवाइड बी ना, इट implies there exists b belonging to z such that a equal to b c। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये जो डिविजिबिलिटी है इसका मतलब है ए कंप्लीटली डिवाइड्स बी लीविंग जीरो रिमाइंडर ना, रिमाइंडर बचेगा ही आपका। जैसे 2 डिवाइड 4, इसको आप क्या लिख सकते हो, 4 इक्वल टू 2 टाइम्स 2 प्लस रिमाइंडर आपका 0 है। ठीक है, आप लिख सकते हो 3 डिवाइड 9, ये भी आपका 9 इक्वल टू 3। क्या 3 10 को डिवाइड करता है? नहीं करता, सही, क्योंकि 1 बच जा रहा है ना हमारे पास। 10 इक्वल टू 3 प्लस 1, इसलिए 3 डज नॉट डिवाइड 10। पहले तो ये पता होना चाहिए, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, नहीं। अब देख लेते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। Given any A and B belongs to Z, यहाँ पर जो आपका B है वो पॉजिटिव रहेगा ना। Then there exists यूनिट, ये इसका सिंबल है, there exists ठीक है, there exists यूनिट Q and R such that A equal to B Q plus R, मतलब Q और R आपके यूनिक होंगे ना। अब अगर Q की जगह Q1 है तो Q1 के करस्पॉन्डिंग R1 ही मिलेगा, R2 नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे देख सकते हैं एग्जाम्पल। मैं बताना भूल गया, Q आपका Z में होगा, आप चूज कर सकते हैं स्वतः, और R आपका B नहीं होगा, हाँ ठीक है। फिर 7 डिवाइड, मैं सही लिख रहा हूँ, इसको इस फॉर्म में किस टाइप से लिखेंगे, इस फॉर्म में कितना 3 + 2 नहीं 3 नहीं, आपका देखिए
रिमाइंडर यहाँ पे b या b से कम होना चाहिए, समझ रहे हैं? और यहाँ पे जो b है अपने आप ही ये इक्वालिटी देख रहे हैं, b मस्ट बी ग्रेटर देन प्लस 0, तो वो रिमाइंडर आपका निगेटिव हो जाएगा प्लस, जैसे हमने अगर देखें अगर 3 ले लेंगे तब क्या होगा? 21 कम हो जाएगा। माइनस का 16 तो दीदी यहाँ पे -2 लेना पड़ जाएगा ना, -3 टाइम्स 7 ये हो गया 21। अब रिमाइंडर तो हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही है, क्या मिल रहा है? माइनस का इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी ना, -23 इक्वल टू -28, तो आर को पॉजिटिव होना चाहिए। रिकॉर्ड देख लेते हैं, ये क्या होगा? इसको अगर -7 यहाँ पर ये आपका -7 है और हमें क्यू आर निकालना है। -4 into 5 plus 3 plus 3 है। सही, देखिए ये जो 3 है अब इसके बीच में आ गया तो ये होगा, और ये दोनों यूनिक होंगे, मतलब अगर आपको Q कुछ मिल गया, जैसे 3 मिल गया, तो R आपका 4 या 5 नहीं हो सकता, 4 है तो 4 ही रहेगा, तभी यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन का साइन लगा है, ठीक है? इसमें कोई समस्या? यूक्लिड डिवीजन लगा, जीसीडी निकालने के लिए यूज होता है, जीसीडी निकालने के लिए रिकर्सिव इस तरीके से यूज होता है। अरे वो नहीं होता लॉन्ग डिवीजन मेथड, उस टाइप से ना। जीसीडी लाइक कोई दो नंबर दिए लाइक 32 25, तो 32 is 25 into 1 plus 7, अब 25 is 7 into 3 plus 4। हाँ हाँ, इसको एक्सटेंडेड डिवीजन एल्गोरिथम ना, इसको रिकर्सिव मेथड बार-बार अप्लाई हाँ हाँ, तो वो हमने ऐड नहीं करा है इसमें, चलो डिस्कस कर लेंगे उसमें। अच्छा, यहाँ पे कितने लोगों ने कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो पढ़ा है? कोई बता सकता है? कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो, नहीं कॉन्ग्रुएंस नहीं, हाँ क्या कॉन्ग्रुएंस, वही पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, ठीक है, देखते हैं भाई। मॉड्यूलो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर बता दें।
देखिए इसकी डेफिनेशन है, लेट ए और जो बी हैं वो आपके सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं, आर सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम रिमाइंडर ना, देन ए इज सेट टू बी कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एन। और इसको इक्विवेलेंटली हम क्या कर सकते हैं, ए मॉड एन is also congruent to b mod n। ये दोनों सेम ही बात है, मतलब जब हम n से a को डिवाइड कर रहे हैं या n से b को डिवाइड कर रहे हैं तो सेम रिमाइंडर आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें इस कॉम्बिनेशन mod 5 क्या ये सही है? और अगर हम 5 से 17 को डिवाइड करेंगे तो कितना है? नहीं इतना मत करिए, जितना रिमाइंडर आ रहा है ना उसको छोड़ दीजिए। यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 2 आ गया, यहाँ पर 5 से 2 को करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 क्या है 5 से अपने आप में छोटा है ना, तो रिमाइंडर सेम है। देखिए इसको इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते हैं इक्विवेलेंटली ना, कि A is said to be congruent B mod n या n डिवाइड्स A माइनस B। जैसे अभी हमने लिया था ना 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, ठीक है। तो क्या जब मैं यहाँ पर A इक्वल टू कितना है 17 यहाँ B इक्वल टू 2 है, A माइनस बी करेंगे कितना आएगा 15, सो 5 डिवाइड्स 15, ठीक है। मतलब देयर एग्जिस्ट 3 सच दैट 5 into 3 equal to 15। इसमें तो जब 5 क्राइटेरिया होते हैं ना हमारे पास, उनमें से कोई भी एक फुलफिल कर रहा होता है, दे रिप्रेजेंट सेम इक्विवेलेंस क्लास, दोनों सेम ही है।
हाँ हाँ बट कब सेम है? तो सेम होने का मतलब क्या होता है? क्लोनिंग है एक दूसरे के, मतलब लाइक की साइड्स एंड एंगल्स साइज सेम होता है कॉन्ग्रुएंस का? हाँ रेशियो तो यहाँ पे तो size नहीं नहीं वो सिमिलैरिटी अलग हो गया हाँ ठीक है, तो ये होगा ना। Similarity तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है मैम? कॉन्ग्रुएंस Congruence में Exactly same same होता to है। same। अच्छा सेम क्या हुआ है? अगर दो में यहाँ पर same- देखिए अगर हम लोग एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल पे रखें तो उसको कंप्लीटली हर एक एक्स से उसका मिल जाता है। नहीं दो मीनिंग हो जाते हैं, एक कॉन्ग्रुएंट नहीं, ये देखो एक होता है कॉन्ग्रुएंट, एक होता है इक्वल, एक होता है सिमिलर। हाँ। और तीनों के मीनिंग अलग होते हैं एक्चुअली। हाँ। लेकिन एक जरूर आएगा जब ऐसा होता है। और कॉन्ग्रुएंट दोनों सेम हो जाता है। हाँ मैथ में कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? कहीं पर तो सिमिलर है और कहीं पर तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिमिलर है, सेम नहीं है। मान लो Z3 है। हाँ जी Z3 में दो नंबर तो कॉन्ग्रुएंट है। जैसे 2 और 4 5 3 5 2 4 Z3 में 2 4 नहीं कॉन्ग्रुएंस का मतलब हाँ। सेम होगा। 5 ये हो गया। तो Z3 में 5 तो सेम है। हाँ इसका मतलब क्या हुआ? वहाँ लिटरल पर 5 और structure सेम same है है। ना? हाँ हाँ 5 एप्पल 5 एप्पल और 2 एप्पल कभी सेम नहीं ना हो गए। बिल्कुल उसी तरह ये दोनों ट्रायंगल्स भी सेम नहीं हो। नहीं ये तो सेम है, ये अगर कॉन्ग्रुएंट अगर मैं ज्योमेट्री से देखूं नहीं हाँ आप वहाँ जा रहे हो ना जो आप नहीं सेम बोलो कि कॉन्ग्रुएंट। अगर वही मैं डिस्टिंक्शन बनाना चाहता हूँ कि कॉन्ग्रुएंट सेम और इक्वल तीनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है और आइसोमॉर्फिक में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है। शॉक है शॉक। देखो अगर मान लो एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, सिमिलैरिटी तो पता है ना, उनका क्राइटेरिया अलग होता है, इक्वालिटी और उसमें डिफरेंस क्या आ जाएगा, बी ई एफ। अगर इसके कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स, इसके कोई कोऑर्डिनेट्स हैं, a1 b1 c1 जो कुछ होते हैं, तो अगर ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स वाले, ये और इसके और ये वाले सब कुछ सेम हो जाए, तब ये हो जाएंगे इक्वल, सिर्फ स्ट्रक्चर सेम हो जाए। ये लाइन ये इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल हो जाए, तब ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट। उसी तरह इसमें था कॉन्ग्रुएंस के बाद इसमें स्ट्रक्चर की आ रही है, एक पर्टिकुलर फील्ड में जो काम 5 कर रहा होगा दूसरे में वो 3 करने लगेगा, इस तरह डिवाइजर भी अलग हो जाएगा ना। वहाँ पर जेड पी की फील्ड है ना, तो पी प्राइम जो होगा। इक्वालिटी हम लोग किसी बेसिस पे देखते हैं, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में मतलब अगर हम बता रहे हैं कि दो ट्रायंगल्स या दो चीजें कॉन्ग्रुएंट है तो उसमें सारे क्राइटेरिया अपने आप ही आ जाते हैं, मतलब इधर इट इज मान लो ना, अब मान लो आपके पास Z3 है, ठीक है, Z3 क्या है? Z3 रिंग नेट ग्रुप है जो भी है ना, इसमें 5 2 के बराबर हो जाता है, ठीक है हाँ, दो यहाँ पे इक्वल को कॉन्ग्रुएंस मान लीजिए, ठीक है। ये इसका लिटरल मीनिंग क्या हो सकता है? इसका लिटरल मीनिंग कि 5 और 2 सेम ही चीज हो गए, अंडर मॉड्यूलो 3 हाँ अंडर मॉड्यूलो 3 एग्जैक्टली अंडर मॉड्यूलो 3। तो कॉन्ग्रुएंस इक्वालिटी फिर आपका मतलब जनरलाइज करने से क्या है? मैं एक आगे की चीज आना चाहता हूँ और सिमिलैरिटी। वर्ड की लिटरल मीनिंग। हाँ अब जब इक्वालिटी की बात करते हैं तो हम सीधे इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 5 है तो इधर भी 5 ही होना चाहिए, यानी ये एक्शन आ रहा है, ये क्या होता है? इसको कहते हैं एक्शन। एक तो आपने पढ़ा होगा A/B, इसका मतलब क्या होता है? A को B पे बांट दो, है ना? इनके अगर 4 एप्पल है, इसको 2 में बांट रहे हैं तो कितने कितने एप्पल बचे? एक डेफिनेशन इसका डेफिनेशन का ये होता है, एक डेफिनेशन ये होता है कि A1 puts A2 under action of B, क्योंकि ये था। तो कॉन्ग्रुएंस, इक्वालिटी, आइसोमॉर्फिज्म, सिमिलैरिटी बहुत केयरफुली यूज करना चाहिए, मैं बोलना चाहता हूँ, है ना? समझ गए? मेरा यही पॉइंट था बस। वैसे ये सही था तुम्हारा। कॉन्ग्रुएंस कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट कर या किसी फील्ड की ऐड करे, ऐसा कुछ नहीं, आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व करता है। Isomorphism is about structure. Congruence is about action. Equality is literally about equality. A similarity मतलब similar. सिमिलर। मैं और तुम similar है। ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। हाँ, तो similar ही होगा ना ये दिमाग।
रिलेशन है हमारे पास ना, ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। क्यों? अगर हम लोग ले लें ए मॉड एन, अब यहाँ पे आप चाहे जो दे दो, ये फुलफिल होगा क्राइटेरिया। क्यों होगा? बाय डेफिनेशन हम देख सकते हैं n डिवाइड्स a माइनस a, मतलब n डिवाइड्स 0, ठीक है। तो ये तो फॉर ऑल n बिलोंग टू कैपिटल N, तो ये ट्रू हो जाएगा। इसमें तो कोई समस्या, ये हो गया a is related to a for all a belongs to z, मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो गया ना, रिफ्लेक्सिव। दूसरा आपका सिमेट्रिक भी होगा, अगर a is congruent to b mod n है तो क्या हो जाएगा? नहीं, and b is congruent to a mod n, then ये हो जाएगा। इसका कॉन्सेप्ट ये कौन से नहीं, ये सिमेट्रिक रिलेशन है। हाँ ये हम दिखाना चाहते हैं, तो कैसे वो डिफरेंस दिखाना है। हाँ तो दिस इज a minus n divides a minus b, n divides b minus c, अच्छा, पता ना a minus b, b minus c, हाँ n डिवाइड्स a माइनस n divides b minus c। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा, हाँ तो a minus b congruent to b minus c, 2a congruent to 2b, a congruent to b। भाई ऐसे कर सकते हैं ना, a minus b congruent to b minus c, ऊपर वाले लाइन से a congruent to b mod n, b congruent to a mod n, a minus b congruent to b minus c। ठीक है। फिर आप जैसे इक्वालिटी में ट्रांसपोज करते हैं 2a congruent to 2b, नहीं ऐसे नहीं है। a माइनस b n टाइम्स a, इधर होता है b minus c। n टाइम्स a, यहाँ पे b माइनस नहीं a माइनस b है, यहाँ पे b माइनस a। अगर मैं k1 को ये वाला minus माइनस के वैल्यू हाँ, तक देखूँ तो फुलफिल हो जाएगा, हाँ ठीक है। हाँ ये तो हो गया, ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। और इसी टाइप से ट्रांजिटिव भी होता है। ठीक। अगर A congruent to B mod n and B congruent to C mod n, then A will be congruent to C mod n, ठीक है। ये भी फुलफिल हो जाएगा उसी टाइप से। तो आपका जो ये रिलेशन है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा।
अगर दिया गया A is congruent to B mod n and C is congruent to B mod n, तो इसका सम या डिफरेंस वो भी उसके करस्पॉन्डिंग बी के सम या डिफरेंस के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मॉड अंडर मॉडुलो n ना, ये भी हो जाएगा। इसको हम प्रूव नहीं करेंगे लेकिन बड़ा हो जाएगा ना लेक्चर, जो हम नोट नहीं कर देंगे, बता देंगे बाकी इसको। हाँ पूछ लो। अच्छा इसकी वैल्यू क्या होगी? मैं इसमें ही कंफ्यूज हो गया था तभी मैं बता रहा हूँ। इसका 1 हो जाएगा क्योंकि हम लोग 9 को भी लिख सकते हैं ना। नहीं बट हमने रिमाइंडर की रेंज 0 से n की ली है। मॉड 1 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं, इसलिए हो जाएगा। ठीक। हाँ मॉड 0 क्या है? मॉड 0 तो वो तो फिर अनडिफाइंड है। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ। ओवर 0 हो गया ना। मॉड 0 क्या हो सकता है? फिर यहाँ पर अनडिफाइंड नहीं 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 अनडिफाइंड ठीक है। अनडिफाइंड तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। हाँ तो ये परफेक्ट 0 है। वो डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो नहीं करेगा, यूनिक तो नहीं मिलेगा ना वहाँ पे। मॉड 0 तो अनडिफाइंड हो गया। वहाँ पे n हमने But an answer can write any number is congruent to 0 or 0. मॉड n जब भी लिखो तो n इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ because मैंने बोला n नेचुरल लिखा था ना इसलिए। हाँ अच्छा n नेचुरल लिख दिया था, मतलब n बिलोंग्स टू कैपिटल n। organ property of अच्छा मान लो किसी मैथमेटिक्स में डिवीजन से डिवीजन बाय 0 डिफाइंड होता है ये बताना है। तो फिर इंफिनिटी और 0 सेम हो जाते हैं। ये मान लो कि पैरेलल वर्ल्ड में माने 0 बाय से डिवीजन अलाउ करते हैं। कुछ स्टूपिड सा है, पता नहीं कर दिया होगा। क्या कौन से दो नंबर इक्वल हो जाते हैं? 0 और इंफिनिटी शायद। बराबर कैसे? देखो 0 और इंफिनिटी मॉड 0 then it would be congruent to any number. तो क्यों तो ये बोला ये तो फिर इंफिनिटी एंड 0 नहीं नहीं अलाउड होता तो उसको एल्गोरिथम क्या होता? नहीं लिख के बता सकते हैं क्या कुछ? मैं बोल रहा हूँ हाँ देखो बहुत स्टूपिड सा है, इसको काटना पड़ सकता है ना। मान लो तुमने मॉड 0 को डिफाइन कर दिया, इस एक्शन को डिफाइन कर दिया। I have stupid question चल रहा है। हाँ ये बोला 0 से क्या है? डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। सो a इक्वल 0 क्या होता है? Not defined. ये कार्ड है ना, ये पीटी वाले जो पढ़ाते हैं उनको बताओ ये नॉट डिफाइंड होता है ना? नहीं नहीं तो नॉट डिफाइंड तो आप बोल रहे हो ना, बहुत लोगों के लिए इसका कुछ और भी मतलब हो जाता है। क्या मतलब मुझे? शून्य नहीं, ये फिलॉसफी में आएगा वैसे तो यहाँ पे कोई ना ये तरह। तो अगर मान लो इन केस तो मॉड 0 डिफाइन करते हैं तो a इक्वल b मॉड 0, फिर a और b कौन से नंबर्स होते हैं? अगर हम इसको जिससे आपने डिफाइन किया था e by b हाँ तो फिर पहले मुझे ये डिफाइन करना पड़ेगा तो पहले तो a को 0 टुकड़ों में काटे कैसे हो सकता है? हाँ k कैन बी ये तो यहाँ पे आपका z हो गया, हाँ तो
नहीं देखो, एक मैंने क्या बोला, आपने बोला कि नहीं जीरो नहीं नहीं, हाँ ये जो भी नंबर होगा वो दोनों बराबर होना पड़ेगा, अगर ऐसा संभव है तो। ये डेफिनेशन लगाई, इसका मतलब पहले पहले मैं बताता हूँ, ये हैश टू डिफाइन कर दिया हमने, या तो यही डिफाइन करना पड़ जाएगा। दो तरीके डिफाइन करने के हैं, एक तो यही था, और एक जो मैंने बोला जो आप तैयार कर दो कि कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए, A1 equals A2 अंडर एक्शन ऑफ जीरो। हाँ हाँ जो तो पहले ये जीरो का एक्शन क्या होता है, यही तो हमें नहीं पता है ना, ये जीरो का एक्शन क्या होता है नहीं पता ना। मैं बस पूछना चाह रहा हूँ, अगर मॉड जीरो अगर इन केस होता कर ये नहीं है, बस नहीं होता है, ये नहीं होता है, तो ये दोनों नंबर्स कैसे होते हैं? एक वर्ड एक इमेजिन करो मैथमेटिक्स जिसमें मॉड जीरो डिफाइन हो जाए, तो ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे? मेरा सवाल ये है, गलत सवाल है, मुझे पता है, क्योंकि जीरो को डिफाइन नहीं नहीं करना वो ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। अब ये जो भी होंगे वो बराबर तो होंगे, ये परिभाषा तो यही बता रही है, लेकिन ये नंबर क्या है? But in तो सारे नंबर सेम हो जाएंगे। हाँ, यही बोल A रहा हूँ। माइनस B नॉट डिफाइन, हाँ। तो A और B कुछ भी हो नहीं जाएगा। नहीं, मान लो कि डिफाइन कर दिया आपने, हाँ तब भी तुमने कोई तो एक्शन करा, C6 था तो 6 के पीरियड पे नंबर्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे थे ना, तो C0 है तो 0 के पीरियड में मतलब पूरा ही C6। अच्छा व्हाट इज जी जीरो देन? ये जीरो हाँ, का चलिए, साथ वही में नहीं होगा। होगा। एलिमेंट इक्विवेलेंस पड़ता नल सेट होगा बिल्कुल। जीवन क्या हो गया? हां एक्टिव हो जाएगा, जीवन में कितने एलिमेंट्स हैं? 0 आएगा, जीरो कितना गाड़ी का 0 जीरो, 1 आएगा। इसीलिए वहां पर पहले नॉन एप्लीकेशन सेट किया। हाँ, फिर तो C ये जी जीरो हो गया की कार्डिनलिटी की n है तो C0 की जी जीरो की कार्डिनलिटी कितनी हो जाएगी? जीरो 0 हाँ, 0 होनी चाहिए। जीरो हो जाएगी। तो फिर हम डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि मेरे नंबर्स किस किस फील्ड से आ रहे हैं। अगर मॉड जीरो का मतलब क्या होता है? जी जीरो ही हुआ ना, मतलब इसी जगह से आ रहे हैं ना, जी जीरो से ही आ रहे हैं, तो जो भी नंबर्स में अब जैसे अब इसने लिखा था 5 इक्वल्स टू मॉड 3, यानी जी 3 के कितने एलिमेंट्स होते हैं? 0.2 इसमें 5 और 2 तो 5 तो है नहीं, मतलब क्या हुआ जी 3 में 5 तो है नहीं, 5 है नहीं, लेकिन 2 ही 5 ये बताना चाह रहा हूँ। जी जीरो इमेजिन करो जिसका एक्शन कुछ ऐसा हो, उसके नंबर उसमें एलिमेंट्स ही नहीं आएंगे ना सबसे पहले। तो उसके एक्शन पर डिपेंड करेगा, जितने एक्शन उतने वर्ड बन जाते हैं। नहीं वही यही नहीं बोला, ये थोड़ा फिक्शन प्रॉब्लम है। ये तो ऐसे बन रहा है when there is nothing, everything is equal। But then how everything is in nothing? मैं पूछ रहा हूँ ना, C0 is nothing। ये वो शून्यवाद वाला कॉन्सेप्ट है। When there is nothing, everything is equal। चलो इक्विवेलेंस रिलेशन देखते हैं ना। मॉड की प्रॉपर्टीज कुछ और बतानी है आपको? और ये कहाँ बहुत है? हाँ वो एक मिनट मतलब दिया गया था कि सॉल्व B mod n के यहाँ पे पॉजिटिव हो या एन है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, ठीक है, ये वोल्ट होगा फॉर ऑल है। अच्छा सर, कन्वर्स में क्यों होता है? नहीं, नहीं ना, उसमें बाई लेना किया था कुछ ऐसा होता है। उसमें जीसीडी निकालना पड़ता है। n और k का डिवाइड हाँ करना हाँ, होता डिवाइड है। करके। वो ट्रू नहीं है, जैसे कि अगर BC फॉर्मूला टू BC mod n।
ये तो हो जाएगा, लेकिन अगर केवल इतना दिया गया है तो हम इससे ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ए कॉम्प्लेक्स बी नॉट एन, ये नहीं होगा ना, ये इम्प्लाई कर रहा है उसको। कोई एग्जांपल इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमने लिया था 5 2 मॉड 3, ठीक है। यहाँ पे सी ले लेते हैं, कितना 3 ले लेते हैं, 5 × 3 15 कॉम्प्लेक्स 6 मॉड 3, क्या ये 2 है 3 डिवाइड्स 9, ठीक है, ये तो ट्रू है। इसके लिए तो ये ट्रू हो जाएगा, लेकिन देखो मैं बता रहा हूँ ये ऐसा हो जाता है ना 169 कॉन्ग्रुएंट टू 144 मॉड 5, तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर 144 मॉडुलो 5, लेकिन 13 माइनस तो 13 मॉडुलो 12 नहीं है, वो तो ऊपर वाला केस है। नहीं कन्वर्स तो नहीं, एग्जांपल में इसका चाहिए ना, नीचे वाले का। इसका चाहिए नहीं ये इसका ए राइट साइड AC component BC doesn't imply A ए कॉम्पोनेंट बी, ऐसा हाँ हाँ ऐसा मतलब अगर सी से मल्टीप्लाई करा दिया तो सी कैंसिल नहीं कर सकते। नहीं होगा ये वो बेटा है नहीं हाँ, ये ये true दिया, हाँ ये जो मैंने लिखा है दिस इज देयर, बट मुझे आज तक इसका एग्जांपल नहीं मिला। इसका पहले वाले का नहीं, ये वाला। ये स्केलिंग में बनता है, तो क्या होगा दोनों तरफ से सेम स्केल कर रहे हो तो फिर मॉड एन के अंदर तभी कॉम्पोनेंट रह जाएगा। ना एक्चुअली दिस इज प्रूवन प्रॉपर्टी का दिस This राइट, not always right but sometimes not right। जनरल की इट इज जस्ट डू नॉट कंसीडर दिस, ऐसा बोला जाता देखिए ये ऑलवेज राइट नहीं होता है, ये पर्टिकुलरली राइट हो जाएगा ना। हाँ 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 तो क्या कैसे नहीं तो नॉट ऑन हाँ, इसको देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या है ना, अभी तो मैं नहीं आ रहा, इसको लिख लेंगे ये तो कल हमने जो बात करी थी उसमें बाइनरी रिलेशन की बात करी थी ना, तो क्या क्या आ रहा था ये क्रॉस ये से, ठीक है। इसी के ऊपर हमने बनाया था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस की डेफिनेशन भी बता दी थी, ठीक है, उतना तो हो गया था। एक और बताते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं ना एंटी सिमेट्रिक का। अगर हम ले लें सेट ऑफ रियल नंबर्स और उस पर एक रिलेशन डिफाइन करें लेस देन और इक्वल टू,
तो A is less than B and B is less than A. ये एंटीसिमेट्रिक आइडेंटिटी की डेफिनेशन एक्सेप्ट बोलते हैं। आइडेंटिटी की फुलफिल करेगा कि नहीं? नहीं वो तो कर ही रहा है ना तभी तो A equal to B A comma B belongs to R this belongs to R A must be equal to B ना हाँ। A comma A B comma B तो बन रहा है हाँ क्या था? आइडेंटिटी सारे की है। नहीं और आइडेंटिटी क्या है ना? सिमेट्रिक है पर उसमें से एंटीसिमेट्रिक इस सिमेट्रिक और उससे आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन हटा दो तब वो आइडेंटिटी है। सिमेट्रिक में उसने बोला कि दो अलग इंटीजर्स चाहिए नहीं इंटीजर सही रहेंगे बट ये बराबर नहीं होना चाहिए ना, जरूरी नहीं है। वही सिमेट्रिक का आइडेंटिटी होता है। सिमेट्रिक का मतलब नॉट सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक का मतलब नॉट सिमेट्रिक। ऐसा कह सकते हैं? नहीं होता। नहीं ये अगली क्लास के है ना। हाँ ये इंडिकेटर की क्लास में सवाल नहीं पहुंचता। वही लाइट ऑफ की है तो ऑफ नहीं है या ऑफ इस तरीके वाला क्वेश्चन जो आपने पूछा लाइट ऑफ तो अगर A B से छोटा है या B के बराबर है और B A से छोटा है या A के बराबर है तो A B के बराबर हो जाएगा। दोनों कंडीशन साथ नहीं यहाँ पे और लगा हुआ है लेस देन भी है और इक्वालिटी है। तो इक्वालिटी के केस में तो दोनों ट्रू हो जाएगा ना, A इक्वल टू B B इक्वल टू then let S be set of all lines in a plane. ना हम ये ले रहे हैं इसमें तो कुछ तो लाइन है और फिर हमने रिलेशन डिफाइन कर दिया L1 is related to L2 जहाँ पर आपका रिलेशन क्या है पैरेलल दोनों लाइंस पैरेलल है। तो क्या ये रिलेशन इस प्लेन के अंदर इक्विवेलेंट रिलेशन बना रहा होगा? क्योंकि अब इसी प्लेन में हम अगर देखें एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ ना, ये तो होता ही है। देखिए हो गया, ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव। और अगर दो लाइन है L1 L2 if L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L1 आपका क्या हो जाएगा L2 के पैरेलल। ये तो मतलब सामान्य सी बात है, दो लाइन है प्लेन में है और दोनों पैरेलल वो सिमेट्रिक भी हो जाएंगे। ठीक है और ट्रांजिटिव देख लेते हैं L1 L2 and L3 L1 is parallel to L2 and L2 is parallel to L3 then L1 will be parallel to L3
ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। हाँ। ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या अगर मैं यहाँ पर एक और रिलेशन डिफाइन करूँ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, ये होगा क्या इक्विवेलेंस? ट्रांजिटिव नहीं, ट्रांजिटिव तो है बट ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। नहीं ट्रांजिटिव कहाँ हो गया? ए ऐसे मान लो दो लाइन ए इसके पर ये L1 L2 परपेंडिकुलर। अच्छा वो ट्रांजिटिव नहीं, वो पैरेलल हो गया। हाँ, हाँ देख सकते हैं ये L1 is perpendicular to L2 and L2 is perpendicular to L3 but L1 is parallel to L2 जबकि होने से परपेंडिकुलर है। ये तो मैं नहीं अच्छा ये जो हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ते हैं ना, सिमेट्रिक में उसमें बोल देते हैं A, B आपका R में है, ठीक है, ये इम्प्लाई करता है B, AB होना चाहिए। तो यहाँ पर फॉर ऑल नहीं लगाएंगे, A, B यहाँ फॉर ऑल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर A, B है तब B, A की बात होगी, सभी के लिए थोड़ी ना होता है ना। यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं here A, B belongs to A, वहाँ फॉर ऑल नहीं लगेगा। देखिए इक्विवेलेंस क्लास ये क्या होता है, लेट आर बी द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, जो कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है, एंड कोई भी एलिमेंट ले लिया है जो कि ए से आ रहा है, देन जो हम लोग इक्विवेलेंस क्लास बनाएंगे ए से रिलेटेड, वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल x belongs to a such that x is related to a। ये जो क्लास होगी ना ये भी सबसेट हो जाएगी आपकी, किसकी, ए की, प्रॉपर सबसेट होगी, बराबर भी हो सकती है लेकिन प्रॉपर भी ज़्यादा है। बाकी थ्योरम्स हैं लेकिन हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन करता क्या है ना।
अगर किसी सेट पे डिफाइन हो रहा है तो वो कर क्या रहा है actually? वो आपका सेट को पार्टीशन कर देता है इनटू इट्स डिस्जॉइंट क्लासेस या सबसेट। वही क्लासेस आपका सबसेट हो जाएगी, ले सकते हैं सबसेट तो है नहीं ना। एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ डिस्जॉइंट, हाँ वो भी डिस्जॉइंट होगा। देखिए ये तीन संभावनाएं बन सकती हैं, या तो ये होगा या ये होगा, ये कभी नहीं होगा। या तो देखो पूरा ही अलग अलग हो जाएंगी क्लासेस, या सेम हो जाएंगी एकदम, वो वाला कभी नहीं होगा। मतलब कुछ एलिमेंट कॉमन कुछ नहीं। कोई भी एलिमेंट दो क्लास में नहीं आ सकता। हाँ एक साथ दो क्लास में। हाँ। ये तो देख ही लेते हैं। Equivalence classes are either disjoint और equal। ये आपकी थ्योरम होती है ना, या तो पूर्णतः बराबर होंगी या तो फिर कुछ भी नहीं होगा, मतलब एक एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। ले लेते हैं लेट आर ए क्रॉस ए एंड आर आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए। अब यहाँ पर दो केस बनेंगे, ए कॉमा बी, ए में से ले लिया तो इनकी क्लास बनाते हैं ना। जब ये कंप्लीटली डिसजॉइंट है तब क्या होगा? सर इसमें तो प्रूफ करने की कोई जरूरत है नहीं, मतलब अगर वो डिसजॉइंट है प्रूफ क्या है? मतलब हमने कोई रैंडम दो एलिमेंट ले लिए ऐसे और उनकी क्लास बना दी, माना उसमें वो डिसजॉइंट है ना, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट ही यही है, एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और इक्वल। यदि माना है तो फिर इसमें प्रूफ करने की क्या आवश्यकता है? इंटरसेक्शन नहीं हमें ये यूज करना है कि कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचेगा जो एक एलिमेंट दोनों में अगर या तो पूरा इक्वल हो गया कुछ नहीं आएगा। तो जैसे दो चीजें कर सॉरी में किया था ना, दो चीजें कर सकते हैं। एक तो इसका यूनियन दिखा दो, दोनों का यूनियन दिखा दो और दोनों का इंटरसेक्शन दिखा दो। इंटरसेक्शन 0 आ जाना चाहिए और यूनियन सेट आ जाना चाहिए। दूसरा, कोई एलिमेंट ए के क्लास में दिखा दो और वही एलिमेंट बी के क्लास में दिखा दो, फिर दिखा दो कि ए और बी दोनों सेम ही हैं। अच्छा प्रूफ हो जाएगा। हमने एक प्रूफ ऐसा किया भी था बहुत जल्दी में, अगर आपको याद है पार्टीशंस करा होगा लेकिन क्या है? चलो इसको लिख लेते हैं, डिस्कशन में डिस्कस कर लेंगे ना। मेन चीज कराते हैं बस, बाकी बाद में देखेंगे। पार्टीशन में लेते हैं ना, पार्टीशन
ये आपका एक फैमिली है सेट ऑफ आई सच दैट आई आपका इंडेक्स सेट से आ रहा है ना, और इंडेक्स सेट आपका कुछ भी हो सकता है, एन हो सकता है, जेड हो सकता है, ठीक है, वो जैसी नीड होगी वैसा ले लेंगे। नॉन सबसेट ऑफ then E partition of A इसकी पहली कंडीशन कि यूनियन ऑफ AI आपका A बनाना चाहिए, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन क्या है? देखिए यूनियन से आना चाहिए ना पार्टीशन होने के लिए, क्यों? क्योंकि अगर कोई भी इक्विवेलेंस क्लास है ए तो वो खुद से तो रिलेट हो रहा होगा ना बाय रिफ्लेक्सिविटी, ए इज रिलेटेड टू बी, ए मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो फॉलो कर ही रहा होगा, ठीक है, तभी तो इक्विवेलेंस बनेगा, वरना अगर ये नहीं फॉलो होगा तो इक्विवेलेंस बनेगा ही नहीं। ये तो है, तो ये मतलब नॉन एंटी होगा, तो अगर ये सिंगल एलिमेंट भी ले लेंगे तो ए बना देगा, ठीक है। और कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लासेस डिसजॉइंट होनी चाहिए अगर आई जे के बराबर नहीं है। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, partition of that मतलब आप किसी भी प्रकार से कर सकते हो ना पार्टीशन को, कोई जरूरी तो है नहीं कि मतलब एक ही प्रकार का होना चाहिए। अगर हम बोलेंगे 1 2 3 4, किसी ने कहा कि पार्टीशन में करना है ये ले लो, एक तो ये हो जाएगा पार्टीशन, ये इसकी क्लास है, ये दोनों कंप्लीटली डिसजॉइंट है ना। अगर हम ले लें एक ये भी हो जाएगा, मतलब पार्टीशन बहुत सारे हो सकते हैं। किसके? नंबर नंबर की partition पार्टीशन 1 + 1 हाँ जैसे 2 to 2 + 0 यानी 2 लिख दो 1 + 1 लिख दो 4 को 2 + 3 + हाँ, 1 हाँ। उसका जनरलाइज फॉर्मूला यूज नहीं किया। हाँ अप्रॉक्सीमेट कर इसका क्या जनरलाइजेशन होना चाहिए? इसका पार्टीशन ऑफ सेट का जनरली क्या होना चाहिए? परम्यूटेशन तो नहीं है, इसका जनरलाइज इसी यूनिक बनाना है। क्या परम्यूटेशन होगा इसका पार्टीशन? उसने लिखा है नहीं अब तो लिखा है कि तो एक सेकंड परम्यूटेशन क्या करता है उसको? इजंट यूनिक मतलब यूनिक कॉम्बिनेशन होगा क्योंकि कौन से सिलेक्ट कर रहे हैं ये भी तो होगा ना, दोनों होगा एक्चुअली, दोनों होगा ना, तो ये कॉम्बिनेशन में होते हैं परम्यूटेशन।
परम्यूटेशन ना परम्यूटेशन करोगे और कॉम्बिनेशन में सेलेक्ट करोगे तब कॉम्बिनेशन ऑफ कोरिलेशन इसको लिख लो आप, ये सवाल सही है, अच्छा सवाल है। नहीं कोई भी चीज का फैक्टराइजेशन और पार्टीशन दो नहीं, इनको इज इट यूनिक, मतलब किसी सिर्फ एक पार्टीशन नहीं होगा, मल्टीपल हो सकता हाँ हाँ, किसी सेट को लेकर अगर हमारा प्रिंसिपल सेट ये है तो हम केवल एक एक ले लें, मतलब 1 2 3 4 या 1 2 का पेयर ले लें, 3 4 का ले लें, या 1 3 ले लें, 2 4। बट कंडीशन ये है कि वो सब डिसजॉइंट होने चाहिए। हाँ, अगर मैंने 1 2 है। पार्टीशन ऑफ अ सिंगलटन सेट तो एक सेकंड, पार्टीशन ऑफ अ सिंगलटन सेट पार्टीशन उसका एक ही होगा, तो वही हमें पता लगाना कि पीएन और जनरलाइज फार्मूला क्या है। तो ये तो पार्टीशन नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो है partition, ये ओवरलैप हो रहा है ना। वही हाँ हाँ एलिमेंट नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए। क्या क्वेश्चन नहीं, वो पाई वाला क्या था, सही। नल सेट वाला। हाँ, जैसे सिंगलटन बोला मैंने, हाँ उसका तो फिर यूनिक ही होता है ना। नहीं, हमने कहा था कि नहीं उसका एक ही होगा ना, हाँ उसका तो एक ही है, मतलब उसका पार्टीशन ही यहाँ पे मतलब ये था एक सेट के कई पार्टीशन हो सकते हैं, केवल एक हो ऐसा नहीं। एक हो रहा है तब भी चलेगा। ऐसे Z का भी कर सकते हो ना, अगर Z ले लें तो Z का अगर करना चाहें तो Z इवन कॉमा Z ऑड और 0 अलग से ले लो, यही पार्टीशन बना देगा। बना दे। हो जाएगा। ये हो जाएगा। अच्छा, एक टर्म हमने यहाँ पे इस्तेमाल करा था जब हम पार्टीशन बता रहे थे, फैमिली ऑफ सेट। तो वो क्या होता है फैमिली ऑफ सेट्स ना? कलेक्शन ऑफ हाँ, कलेक्शन ऑफ सेट्स। और वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका वो कलेक्शन कहाँ से आ रहा है। वो अलग अलग सेट से भी हो सकता है या सेम सेट से, तब भी चलेगा, लेकिन अलग अलग से भी हो सकता है। तो वही था, जैसे अगर हम देखें प्रिंसिपल तो सेट, फैमिली ऑफ सेट्स यूनिवर्सल कलेक्शन ऑफ सेट्स हाँ। और सबसेट उसके अंदर ही आएंगे जितने भी, अगर जिसके पास सेट ए है फैमिली ऑफ सेट तब एक तो सेट ठीक है। है। हाँ, तो हम बता रहे हैं इट इज अ सेट ऑफ सेट्स उस तरीके से। सुपर सेट वो हम बता रहे हैं। ये 5 हो गया। तो ये जो आपका टाउ है ना, ये फैमिली ऑफ सेट्स हो जाएगा, ठीक है। अगर हमने एक सेट डिफाइन करा 1, 2, तो उसमें 4 सबसेट बनेंगे। तो पावर सेट का ही सबसेट तो होगा, वही फैमिली ऑफ सेट्स है। अगर हमारे पास सेट ये है, अगर सेट नहीं तो रैंडमली भी डिफाइन कर सकते हो आप, जैसे तो किसी पावर सेट से नहीं आएगा। हाँ पावर सेट किसी से पावर सेट से नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आ सकता है ना। ये अगर आप रैंडमली डिफाइन करो तो किसी के पावर सेट से कैसे आएगा? पावर अच्छा अच्छा, टाउ की बात कर रहे हो नहीं, वो आप? पे हाँ, नहीं। वो नहीं आएगा, पावर सेट कलेक्टिव हो गया। वो भी सेट है। तो रैंडम जब हम बात करेंगे तो हाँ। नहीं आएगा। जैसे अगर हम ले लें 1, 2,
यहाँ पे है कैट और डॉग, ये तो एकदम यूनिवर्स ही अलग हो गए हैं। हाँ अभी आप बना रहे हो उसको, हाँ बस वो किसी के पावर सेट से नहीं आता। पावर सेट, इसके पास कोई मदर सेट नहीं बट फैमिली है हाँ। सेट्स। हाँ एक स्टेटमेंट ये है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। Partition corresponds to unique कि किसी भी पार्टीशन के पास कम से कम नहीं एक ही इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर वो पार्टीशन हो रहा है तो जैसे हम देख सकते हैं 1 2 1 2 3 4 ना एक ही इक्विवेलेंस। अब इसका पार्टीशन डिफाइन कर देते हैं, P1 कर देते हैं, P2 कर देते हैं 1 2 3 4 एक 1 2 तो इसके पास कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है? अब ये जो सबसेट है इसमें ये सबसेट ये तो इक्विवेलेंस क्लास बना रहे हैं ना, मतलब अगर मैं 1, 2 की बात करूँ इस सबसेट की या इस इक्विवेलेंस रिलेशन की नहीं इक्विवेलेंस क्लास की, तो 1 is related to 2 ये है ना, क्योंकि सेम इक्विवेलेंस क्लास से आ रहे हैं या हम ये बोल रहे हैं 1 is related to 1 and 1 is related 2 is related to 2, ये भी सही है। ये तो रिफ्लेक्सिविटी हो गई, 1 2 में है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 मिल सकता है, हाँ मिल सकता है क्योंकि सेम क्लास है ना, तो 2 भी 1 से रिलेट करेगा तो दिक्कत तो है, तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। 1 2 में है 2 1 में है तो 1 1 में भी होना चाहिए, मतलब बताना चाह रहे थे जो रिलेशन में यूनिक रहेगा। हाँ हाँ वही, तो ये आपका तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ना, इसी प्रकार से तीनों 4 के लिए भी हो जाएगा। तो जो कलेक्टिवली बनेगा ये पार्टीशन इस पर जो भी रिलेशन लग रहा है वो यूनिक होगा। इसी प्रकार से ये हो जाएगा 1 is related to 1, 2 is related to 2, 3 is 3 and 4 is 4, तो ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। देख ही सकते हैं मतलब रिलेशन यहाँ तो बन रहा होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 इस टाइप का होगा जो कि आइडेंटिटी है। सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल इक्विवेलेंस रिलेशन आइडेंटिटी ही होता है, इससे छोटा आप नहीं बना सकते हो क्योंकि रिफ्लेक्सिविटी चाहिए होगी तो 1 1 से रिलेट होना चाहिए, 2 2 से होना चाहिए, 3 3 से होना चाहिए। ये सिर्फ रिलेशन है, पार्टीशन नहीं हुआ। क्या ये नहीं वो मुझे
नीचे वाला, हाँ ये तो रिलेशन दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना, जो इस पे एक्ट करा और पार्टीशन हो गया। वही। बस इतना ही था, मतलब और कुछ नहीं रेसिड्यू था, है। रेसिड्यू क्या था? अच्छा हाँ, जेड जेड बचा, सॉरी। बड़ा था। चलो, Zn बाई डेफिनेशन क्या होता है? 0 1 2 एंड -1, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर मॉड n। तो यहाँ पे जो 0 है ना, वो 0 नहीं है, वो एक्चुअली 0 मॉड n है ना। मतलब 0 अपने आप में एक सबसेट है, ये क्लास बोलते ज़्यादा अच्छा है, इक्विवेलेंस क्लास। मतलब 0 बेसिकली सेट ऑफ ऑल x belongs to Z such that x is congruent to 0 mod n ना। इस टाइप के एलिमेंट्स हैं इसके पास। और कॉन्ग्रुएंसी एज अ रिलेशन लग रहा है, और हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी जो थी वो इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो करेगा क्या, इस z को इक्विवेलेंस क्लासेस में पार्टीशन कर देगा। हाँ, अंडर मॉडुलो n, अगर मॉडुलो 5 है तो 5 अंडर मॉड 5 पार्टीशन कर देगा, मॉड 3 है तो मॉड 5 अंडर मॉड 5 अंडर मॉड 3 पार्टीशन कर देगा ना। जैसे देख सकते हैं एग्जाम्पल, अगर हम ले लें Z3 है तो इसमें आएगा 0 1 3 -1 मतलब 2, 3 एलिमेंट आने चाहिए इसमें। अब 0 की क्लास क्या होगी, सेट ऑफ ऑल x such that x is congruent to 0 mod n, मतलब 0 आएगा इसके पास, ±3 ±6। अच्छा, सेट बिल्डर फॉर्म है। हाँ, ये belongs to Z positive एक सेट तो ये बन गया हमारा 0 क्लास का ना। 1 का ये बना सकते हैं, इसमें कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, इसमें आएंगे, पहली बात तो 1 आएगा ना, 1 के आगे 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 7 9, इसी प्रकार से चलता जाएगा। ये हो जाएगा 3p+1। हाँ, 3p+1 सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये हो जाएगा -2 -5, ऐसे चलता जाएगा ना। नेक्स्ट और 2 प्लस ये देख सकते हैं, इसमें क्या है, n इक्वल टू 3k + 2 where k belongs to Z। तो इसका मतलब क्या है, अभी देखो,
जो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स था ना, उसको अंडर मॉड्यूलो 3 ब्रेक कर दिया। तो उसमें एक तो जीरो प्लस माइनस प्लस माइनस 6 प्लस माइनस 9, एक तो ये आ गया और ये का है ना 0 देखिए जीरो की क्लास में इस टाइप के एलिमेंट है, 0 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 6 माइनस 6 इस टाइप के एलिमेंट। और 1 की क्लास में 1 4 7 लेफ्ट साइड जाएंगे तो -2 -5 इस टाइप के एलिमेंट है। और 2 की क्लास में 2 5 8 -1 -4 इस टाइप के एलिमेंट है। तो ये पूरा सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये जो मॉड्यूलो है कांग्रेस मॉड्यूलो, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन है और वो क्या करता है, पार्टीशन कर देता है जिस भी सेट पर डिफाइन हो रहा होता है ना। तो बस यही है कहते हैं Z3 generates Z by the action of mod 3। एक्शन का क्या मतलब है? ग्रुप एक्शन में आएगा। अच्छा, Z3 जो होता है वो Z को जनरेट करता है। तो Z3 जो होता है वो जनरेट्स Z, हाँ जनरेट्स मतलब Z3 पूरे Z को जनरेट कर सकता है। लेकिन क्या हम कहेंगे कि 6 is in Z3? 6 is in Z3। कौन सा 6 क्लास की 6 एलिमेंट 6 मतलब 6 नंबर 6 नंबर हाँ करता है Z3 में करता है। अच्छा नहीं Z3 में नहीं नहीं करता है। नहीं 0 के कॉन्ग्रुएंस क्लास करता है। हाँ कॉन्ग्रुएंस क्लास अलग होती है। Z के एलिमेंट जो है मतलब वो अपने आप में क्लास है, हाँ वो वो भी भी क्लास एलिमेंट नहीं है। यानी कि Z3 के 3 ही एलिमेंट हैं। हाँ 0 1 2 हाँ वो भी सबसेट है। लेकिन यही 3 एलिमेंट कैपेसिटी रखते हैं कि Z के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करें। हाँ यही यही था। है। हाँ